सो कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल हमारा झारखंड। और अभी आप लोग JSSC CGL का कोर्स सभी क्लासेस ऐप पे कर रहे हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ज्योग्राफी का। मैंने आपको 4 लेक्चर ज्योग्राफी का दे दिया था और ये 5वां लेक्चर है। मुझे ये लेक्चर लाने में थोड़ा वक्त लगा क्योंकि इसका जो टॉपिक था ना, आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर, लेक्स और वाटरफॉल्स। तो मुझे बहुत सारे मैप को चेंज करना पड़ा। मतलब आपको सही से मैं ड्रेनेज सिस्टम झारखंड के अफवाह तंत्र को बता पाऊँ, इसके लिए मुझे 2 से 3 बार स्लाइड को बदलना पड़ा। आई होप कि मैं जो चीज़ लेके आया हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आप चलो देखो इसको। सो दिस इज़ मी एज यू ऑल नो। सो झारखंड का हमने आपको 4 लेक्चर दिया था, ये 5वां लेक्चर बन रहा है। आई थिंक ये भी लेक्चर थोड़ा बड़ा है, इसको हम 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो जो पहला पार्ट है वो आज मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरा पार्ट भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको इवनिंग तक दे दिया जाए। सो ये रहा हमारा झारखंड का भूगोल। आई होप भूगोल के जितने भी लेक्चर हैं ज्योग्राफी के वो सब आपको समझ में आ रहे होंगे। सो चलिए हम सबसे पहले आज कंटेंट समझ लो। हम कंटेंट में पढ़ने वाले हैं आज रिवर्स ऑफ झारखंड, वाटरफॉल्स और लेक। तो हम अभी रिवर्स ऑफ झारखंड को ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका भी कुछ पार्ट बचेगा और ये वाटरफॉल लेक्स सबको साथ में कवर करेंगे। मतलब आज बेसिकली हम रिवर्स ऑफ झारखंड में लगभग हाफ पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर का कंटेंट बस इतना ही है। चलिए हम देखते हैं। तो हम झारखंड के अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम को समझे उससे पहले कुछ बातें आप जान लो। आप सबको पता है कि झारखंड कहाँ बेस्ड है। झारखंड छोटानागपुर प्लेटू पे स्थित है, छोटानागपुर के पठार पे स्थित है। और छोटानागपुर पठार का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो अफवाह तंत्र है, वो रेडियल नेचर का है। रेडियल नेचर कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो नदियाँ हैं वो रेडियल डिस्चार्ज करती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, रेडियल कहने का मतलब है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं वो हर डायरेक्शन में बहती हैं। नॉर्थ की तरफ, वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ और साउथ की तरफ। तो रेडियल डिस्चार्ज का मतलब यही है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं हर डायरेक्शन में बहती है। चाहे ये देखो ये उत्तर हुआ या पूरब हुआ तो उत्तर पूर्व में ही बहती है। ये आपका दक्षिण हुआ, ये पूरब हुआ, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। तो रेडियल डिस्चार्ज का मतलब यही होता है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं ना वो उत्तर में भी बहती हैं, दक्षिण में भी बहती हैं, पूरब में भी बहती हैं, पश्चिम में भी बहती हैं। मतलब लगभग हर डायरेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा नदियों का बहाव, ठीक है। सो ऐसा ये जो रेडियल डिस्चार्ज ड्रेनेज सिस्टम है, ये जो हर तरफ बहने की प्रवृत्ति जो पाई जाती है वो इंडिया में 2 ही पठारों में पाई जाती है या 2 ही प्लेटूज के पास है। एक तो आपका छोटानागपुर प्लेटू जो झारखंड में है और दूसरा जो प्लेटू है वो है काठियावाड़ प्लेटू जो कि गुजरात में है। तो छोटानागपुर प्लेटू मतलब छोटानागपुर का पठार और काठियावाड़ पठार जो गुजरात में है, ये दोनों पठार का जो ड्रेनेज सिस्टम है, अफवाह तंत्र है, वो रेडियल नेचर का है। मतलब हर डायरेक्शन में है, ये बात आप समझ लो, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं। तो हम रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम को स्टार्ट करें, ठीक है। हम झारखंड के अफवाह तंत्र को समझे उससे पहले कुछ बातें जो आपको जान लेनी है एक नदी के बारे में। तो जो सबसे पहला टर्म हमारे पास है वो है ट्रिब्यूटरी। ये सहायक नहीं होगा, इसको सहायक नदी करो, सहायक नदी। ट्रिब्यूटरी का हिंदी क्या होता है, सहायक नदी। तो देखो बेसिकली डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि ट्रिब्यूटरी इज ए स्ट्रीम और ए रिवर दैट फ्लोज इनटू ए लार्जर स्ट्रीम और रिवर। एक सहायक नदी एक धारा या नदी है जो एक बड़ी धारा या नदी में बहती है। अब डिफिनेशन को छोड़ो, मैं जो बता रहा हूं समझो। देखो नदियां निकलती कहां से हैं या धाराएं निकलती कहां से, तो ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। माउंटेन पर जो ग्लेशियर होते हैं उससे निकलती है। तो ये जो छोटी छोटी धाराएं या छोटी छोटी नदियां जो निकलती है ना, यही नदियां जब बड़ी नदी में मिल जाती है ना तो ये उसकी सहायक नदी कहलाती है। समझ में आ गया। ये रहा मान लो ग्लेशियर, ये रहा माउंटेन, यहां से एक छोटी धारा निकली, एक धारा और निकली। अब ये जो छोटी धारा निकली या इसे आप छोटी नदी कहते हो, ये नदी या धारा जब किसी बड़े नदी या बड़े धारे में मिल जाती है तो ये नदी या ये धारा उस नदी या उस धारे का ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं हो तो मैं आपको डायग्राम से बताता हूं। जैसे ये देखो आप, ये बराकर है मान लो, ये रहा आपका बराकर, ये रहा आपका बराकर और ये रहा आपका दामोदर। दामोदर बड़ी रिवर है। अब बराकर साइड से, इसको बराकर छोटी नदी है इसके तुलना में, तो बराकर साइड से आके इसको ऐसे मिल जाती है। मतलब ये रहा बराकर जो आ रही है, ये रहा दामोदर जो जा रही है। तो अगर बराकर इस नदी को में आके मिल जाती है
तो इसे इस बराकर को, इस बराकर रिवर को, इस बराकर नदी को इस दामोदर नदी का क्या बोलेंगे? सहायक नदी बोलेंगे, मतलब ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपका नाम से आप समझ पा रहे हो, सहायक नदी है, मतलब कि बड़ी नदी को के वॉल्यूम कैपेसिटी को बढ़ा देता है, उसके फ्लो को बढ़ा देता है, डिस्चार्ज को बढ़ाता है, सहायता करता है। तो ट्रिब्यूटरी क्या है कि जब एक नदी, छोटी नदी या छोटी धारा बड़ी नदी या बड़े धारा में मिल जाती है, तो ये छोटी नदी या ये छोटी धारा इस बड़े नदी के लिए एक ट्रिब्यूटरी, एक सहायक नदी का काम करती है। ठीक है, बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा, ग्लेशियर से जो छोटे नदी या छोटे धाराएं निकलती हैं उन्हीं को ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, मतलब सहायक नदी बोलते हैं। अब अगर ट्रिब्यूटरी है तो डिस्ट्रीब्यूटरी भी होगा, उसको मैंने पॉइंट में दिया, मैं इसमें आपको समझा रहा हूं। अगर ट्रिब्यूटरी है, जो अगर सहायक नदी है, तो डिस्ट्रीब्यूटरी भी होगा, जिसे कि आप हिंदी में वितरिका बोलते हो। एक डिस्ट्रीब्यूटरी भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटरी को आप क्या बोलते हो? या तो शाखा बोलते हो शायद, या वितरिका बोलते हो, या क्या बोलते हो? वितरिका बोलते हो। देख लेना क्या बोलते हैं हिंदी में, आई होप मैं आपको समझा ही दूंगा। तो जैसे ट्रिब्यूटरी एक सहायक नदी है, वैसे डिस्ट्रीब्यूटरी एक शाखा है, वितरिका है। वितरिका किसे बोलते हैं? तो देखो, ये हमारी छोटी नदी थी और ये हमारी बड़ी नदी थी। ये छोटी नदी इसमें मिल गई, अब इसका फ्लो बढ़ गया। ठीक है, जैसे इसको देखो, डायग्राम से देखो, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, डेफिनेशन भी नहीं याद करना पड़ेगा। ये जा रही थी हमारी बड़ी नदी, ठीक है, और इधर से आई हमारी एक ट्रिब्यूटरी, आइए इधर से आई एक ट्रिब्यूटरी, ये हो गई सहायक नदी, सहायक नदी या फिर ट्रिब्यूटरी से आप बोलते हो। तो जब ये इसमें मिल जाएगी, अब क्या होगा? अब क्या होगा कि इसका वॉल्यूम जो है इस रिवर का, देखो अब एक छोटी नदी बड़ी नदी मिली है, तो पानी का तो जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो अब इसका फ्लो कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये भी आ गया है। अब मान लो ये नदी जो ऐसे बह रही है, मान लो ये बह रही है ऐसे, और ये जाके यहां टूट जाए। अब ये पोर्शन इधर चला गया, अब ये नदी इस तरफ बह गई और ये यहां से टूट के निकल गया। तो ये जो टूट के निकला, यही इसका शाखा या वितरिका कहलाएगा या डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगा। मतलब अगर मेन रिवर से कोई और छोटी नदी टूट के निकल जाती है, या मेन रिवर जितने ब्रांचेस में टूट जाता है, तो जो ब्रांचेस होते हैं, जो शाखाएं होते हैं, उन्हीं को आप डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका बोलते हो। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर, समझ में आ रही है। तो सहायक नदी क्या हुआ? जो मुख्य नदी को जोड़ेगी और उसका वॉल्यूम बढ़ा देगी, और वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी क्या हुआ? जो मुख्य नदी से टूटेगी और उसके वॉल्यूम को कम कर देगी। नॉर्मली इसका डिफरेंस भी बहुत कुछ होता है, बस आप कितना जानो कि सहायक नदी जो होता है ना, वो नदी के ऊपरी सतह पे आपको देखने को मिलेगा, ऊपरी सतह पे। ठीक है, जैसे नदी मान लो यहाँ चल रहा है, तो जैसे नदी यहाँ मान लो बह रही है, तो कोई इसी के पैरेलल बहेगा तब तो आगे मिलेगा, तो ऊपरी सतह पे देखने को मिलता है। लेकिन अगर वितरिका की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करें, तो होता क्या है कि नदी अगर बह रही है तो टूटेगी कब? जब मान लो यहाँ ऊंचा पोर्शन था और यहाँ नीचा था, तो यहाँ नीचा पोर्शन था, तो एक पार्ट जो पानी का है कुछ ऐसे बह गया, कुछ ऐसे बह गया। तो आपको जो वितरिका है, ये देखो, ये T फॉर ट्रिब्यूटरी एंड D फॉर डिस्ट्रीब्यूटरी, S फॉर सहायक नदी, और ये हो गया आपका वितरिका, D फॉर डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये देखो, ये नदी के ऊपरी हिस्सा में मिलता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका है जो नदी के निचले भाग में आपको देखने को मिलेगा। एक बात आप और समझो सहायक नदी के बारे में, कि सहायक नदी कभी भी डायरेक्टली समुद्र या ओशन में जाकर नहीं मिलेगी, जो दूसरा पॉइंट है। सहायक नदी कभी भी समुद्र या ओशन में जाकर डायरेक्टली नहीं मिलेगी। मतलब सहायक नदी, ये जो सहायक नदी है, हमेशा मुख्य नदी में मिलेगी, और ये मुख्य नदी जाएगा कहाँ? समुद्र में। मीन्स ए ट्रिब्यूटरी डज नॉट डायरेक्टली फ्लो, a tributary does not directly flow into the ocean or sea. Means tributary will join the main river, and that main river will flow to sea or ocean. तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो चलते हैं, ये आपका स्लाइड क्लियर हो गया। अब दो बातें नदी के बारे में और जानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें रिवर्स पढ़ना है, तो उसके कुछ जो टर्म्स है उसको समझ लेते हैं। तो एक तो ट्रिब्यूटरी, एक डिस्ट्रीब्यूटरी। मतलब नदी, छोटी नदी अगर बड़ी नदी में जुड़ी तो वो उसकी सहायक नदी हो गई, और वही बड़ी नदी अगर टूट गई कहीं से तो वो बना दिया उसका वितरिका या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी। अब मुहाना की बात करते हैं, माउथ। तो देखो, ये जो ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी किसी बड़ी नदी में जहां जाके मिलता है, वही उसका मुहाना बन जाता है। बस कहानी खत्म यहीं पे, ठीक है। मतलब अगर ये ट्रिब्यूटरी थी,
और ये कोई बड़ी नदी थी, मतलब अगर ये सहायक नदी है और ये बड़ी नदी है, तो सहायक नदी मान लो यहाँ पे आके मिल गई, तो जो सहायक नदी बड़ी नदी में जहाँ मिल जाती है, यही इसका क्या कहलाता है? मुहाना। क्या कहलाता है? मुहाना। ठीक है, मतलब द प्लेस वेयर ट्रिब्यूटरी ज्वाइंस द मेन रिवर, इट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। तो अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ओरिजिन और सोर्स। भाई नदी जहां से निकलती है, जो उसका उद्गम स्थान है, जो ओरिजिन है, वही उसका जहां से निकलती है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिवर ओरिजिनेट, जहां से भी निकली, तो वो उसका क्या हो जाता है? ओरिजिन, सोर्स, हिंदी में मूल स्रोत, हिंदी में उद्गम स्थल। ठीक है, तो आप समझ लेना कि मैंने तीन चार बातें बताई आपको। ट्रिब्यूटरीज बताई, सहायक नदी बताई, डिस्ट्रीब्यूटरीज बताई, वितरिका बताई या शाखा बताया, उसके बाद मैंने आपको माउथ बताया, मुहाना बताया, और मैंने चौथा पॉइंट आपको क्या बोला? अभी चौथा बोला आपका ओरिजिन या सोर्स, उद्गम स्थल, उद्गम स्थान। ठीक है, तो ये बात जानने लायक थी। अब चलो, अगर हम झारखंड के टोटल वाटर की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झारखंड में जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर वो कितना है? वो है आपका 32,779 मिलियन क्यूबिक मीटर, जिसे कि हिंदी में क्या बोलते हैं? मिलियन घन मीटर। तो टोटल झारखंड में जो पानी है वो कितना है? 32,779। ठीक है, 32779 मेट्रिक क्यूबिक मीटर। ठीक है, अभी हम स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। तो जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा जो बताया गया कि झारखंड में टोटल वाटर आपका हो गया 32,779 मिलियन क्यूबिक मीटर। अब ये जो पूरा पानी है, इसमें कुछ पानी सतह पे है और कुछ अंडरग्राउंड है। ठीक है, कहने का मतलब भूमिगत है। तो जो सतह पे पानी है, जो सतही जल है, वो कितना है? तो है 27,528 मिलियन क्यूबिक मीटर। तो जो सतही जल है या जो सतह पे पानी है वो कितना है? 27,528 मिलियन क्यूबिक मीटर। और जो भूमिगत है, जो अंडरग्राउंड है, वो कितना है? तो वो है 5,221 मिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद करने वाला फैक्चुअल डाटा है, तो इसमें मैं कुछ नहीं समझाने वाला हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स ऑफ झारखंड की। सॉरी, मैं टॉपिक बोल दिया। अब हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। झारखंड के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया रिवर्स, नदियां। दूसरे में बांटा गया हॉट वाटर स्प्रिंग, जिसे कि गर्म पानी कुंड बोलते हो आप। और तीसरा हो गया वाटरफॉल, जिसे कि आप झरना बोलते हो, जलप्रपात बोलते हो। तो टोटल ड्रेनेज सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया नदियों में, दूसरा बांटा गया हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म जल कुंड में, और तीसरा बांटा गया वाटरफॉल, झरना या जलप्रपात जिसे आप बोलते हो। ठीक है, अब कुछ बातें झारखंड के ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र को पढ़ने से पहले हमें समझ लेना है, याद कर लेना है। वो बातें क्या क्या है, पॉइंट देखो। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि झारखंड का जो अपवाह तंत्र है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, दैट इज बेसिकली फेड बाय रेन। मीन्स ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड इज मेनली रेन फेड। रेन फेड कहने का मतलब हुआ कि झारखंड का पूरा अपवाह तंत्र जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? तो बरसात पे डिपेंडेंट है। बारिश होगी तो ये अपवाह तंत्र सही से काम करेंगे, बारिश नहीं होगी तो काम नहीं करेंगे। मतलब झारखंड का अपवाह तंत्र किस पे डिपेंड करता है? बारिश पर निर्भर है। इसको आप याद रखोगे, और इंग्लिश वाले बच्चे याद रखेंगे रेन फेड। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। टॉपिक बड़ा है, हम थोड़ा जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि अगर हर टॉपिक को बहुत लंबी करेंगे तो थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाएगा ज्योग्राफी में। ठीक है, तो हम थोड़ा स्पीड निकल रहे हैं। वैसे मैं चीज़ों को आपको समझाते ही चल रहा हूँ, दिक्कत होने से आप मुझे कमेंट करना, मैसेज करना। ठीक है, तो झारखंड का जो भी अपवाह तंत्र है वो रेनफेड है, मतलब बारिश पर निर्भर है। दूसरा, द फ्लो ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड डाइवर्सिटी ऑफ टेरेन एक्सेप्ट द सोन रिवर। देखो अब ये क्या बोला कि झारखंड में जो प्रवाह है, जो अपवाह तंत्र का प्रवाह है, वो किस में निर्भर करता है? तो कितनी बारिश होगी और किस तरह का टेरेन है। कहने का मतलब क्या हुआ समझना, टेरेन। ठीक है, तो पानी का प्रवाह वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। जितनी अधिक बारिश होगी प्रवाह उतना तेज होगा, ये आप भी समझ सकते हो। दूसरा, भूभाग की विविधता पे, इनका टेरेन का डाइवर्सिटी क्या है? भूभाग की विविधता, मान लो कहीं टेरेन हाइट का है, तो यहाँ भाई हाइट है तो पानी का फ्लो तो डाउन होगा, सॉरी कम होगा।
अगर टेरिन इस तरह का है तो पानी का फ्लो ज़्यादा होगा, प्रवाह ज़्यादा होगा। समझ रहे हो बात को? अगर ऐसा टेरिन है तो भाई पानी का प्रवाह कम होगा क्योंकि इसे हाइट मिल रहा है, स्लोप नहीं मिल रहा है। अगर टेरिन ऐसा है तो पानी का प्रवाह तेज होगा। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि झारखंड का अपवाह तंत्र एक तो बारिश पर निर्भर करता है, रेनफेड है, और दूसरा है कि प्रवाह कैसा होगा अपवाह तंत्र का, ये डिपेंड करता है कितनी बारिश की मात्रा होगी और भूभाग की विविधता क्या है, मतलब टेरिन की डाइवर्सिटी कैसी है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रख लेनी है। अब इसमें ये एक्सेप्ट सोन रिवर क्यों बोला है, स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सेप्ट सोन रिवर इसलिए बोला कि झारखंड की जितनी भी नदियां हैं वो सब रेनफेड है, वो बारिश पर निर्भर है, एक्सेप्ट सोन रिवर। सोन रिवर जो है, सोन नदी जो है वो बारिश पर निर्भर नहीं है, मतलब दिस रिवर इज बेसिकली नॉट ऑफ रेनफेड, मतलब ये बारिश पर निर्भर नदी नहीं है, ये एक्सेप्शनल है। तो झारखंड में ये पूछा था कि विच रिवर इज नॉट रेनफेड इन झारखंड, ठीक है, तो एक्सेप्शन में है सोन रिवर, कि सोन रिवर बारिश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार मार्क मैंने कर दिया, अब याद रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं डायरेक्टली नदियों की, क्योंकि हमने बोला था कि अपवाह तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा है, नदियों में बांटा है, गर्म जल कुंड में बांटा है और जलप्रपातों में या झरनों में बांटा है। तो हम उसमें सबसे पहली बात करने वाले क्या, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं झारखंड की नदियों की। तो अगर हम झारखंड की नदियों की बात करें तो हमने नदियों को 2 भागों में बांटा है। एक तो बांटा है ईस्टर्न साउदर्न फ्लोइंग रिवर, पूर्व दक्षिणी बहती नदी। दूसरा हमने बांटा है नॉर्दर्न फ्लोइंग रिवर, उत्तरी बहती नदी। अब ईस्टर्न साउदर्न फ्लोइंग रिवर का मतलब क्या है देखते हैं हम, नॉर्दर्न फ्लोइंग रिवर का मतलब क्या है आगे देखते हैं। तो हमने झारखंड की नदियों को 2 भागों में बांट दिया। पहला तो बांट दिया क्या कि ईस्टर्न साउदर्न फ्लोइंग रिवर, और दूसरा बांट दिया नॉर्दर्न फ्लोइंग रिवर, उत्तर की तरफ बहती हुई नदियां और ये पूर्वी और दक्षिणी की तरफ बहती हुई नदियां। अब ईस्टर्न और साउदर्न फ्लोइंग रिवर को, ये जो पूर्व दक्षिण बहती नदियां हैं, इनको भी हमने 2 भागों में, 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। ये जो है ईस्ट ड्रेनेज सिस्टम, ये जो ईस्टर्न साउदर्न फ्लोइंग रिवर है, इसको हमने 3 ड्रेनेज सिस्टम में बांटा। पहले को बोलते हैं हम ईस्ट ड्रेनेज सिस्टम, जिसको बोलते हैं पूर्वी या पूर्व अपवाह तंत्र। दूसरा हमारा साउथ ईस्ट ड्रेनेज सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र। और तीसरा हमारा है साउथ ड्रेनेज सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी अपवाह तंत्र या दक्षिण अपवाह तंत्र। ठीक है, तो एक हमारा हो गया पूर्व अपवाह तंत्र, इधर हो गया दक्षिण अपवाह तंत्र, और बीच में जो है हमारा सेकंड डिवीजन वो है दक्षिण पूर्व। वो रहा दक्षिण, ये रहा पूर्व, तो ये हो गया दक्षिण पूर्व अपवाह तंत्र। ठीक है, तो हमने ईस्टर्न और साउदर्न मतलब पूर्वी दक्षिणी बहती हुई नदियों को 3 ड्रेनेज सिस्टम में, 3 अपवाह तंत्र में बांटा, एक पूरब, एक दक्षिण, एक दक्षिण पूर्व अपवाह तंत्र। अब हम देखते हैं कि ईस्ट ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन नदियां झारखंड में मिलती हैं, पाई जाती है नहीं, सही सेंटेंस नहीं होगा, मतलब ईस्ट ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन नदियां आती हैं। साउथ ईस्ट ड्रेनेज सिस्टम दक्षिण पूर्व अपवाह तंत्र में कौन कौन नदियां आती हैं, और सिर्फ साउथ ड्रेनेज सिस्टम दक्षिण अपवाह तंत्र में कौन कौन नदियां आती हैं। चलो अब यहाँ देखते हैं। देखो गाइस, आप लोग बोलते हो लेक्चर लेट आया, कल मुझे किसी ने फोन किया था। इतना चीज को डिजाइन करना पड़ता है इस तरह से ना कि इसमें वक्त लगता है। आपको जो एक लेक्चर, देखो मैं भी इसी लेक्चर को बनाऊंगा तो मुझे नहीं लगता 1 घंटे से कम लगने वाला है। तो मैं चाहता तो इस लेक्चर को 2 पार्ट में तोड़ देता, हाफ आवर्स का। आप खुश हो जाते कि 2 वीडियो आ रहा है। देखो बात नंबर ऑफ वीडियोस पर डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपका वक्त कितना लग रहा है। इसी एक वीडियो को मैं अगर खराब से बनाता है, आप 2-4 बार देखते। मुझे स्लाइड्स को, टॉपिक्स को उठाने में, कंटेंट को लाने में, इस तरह से अरेंज करने में और आपको समझाने में वक्त लगता है। और मैंने पहले ही बोला हिस्ट्री ज्योग्राफी वक्त लगेगा, और आप लोग का एग्जाम मई जून से पहले नहीं होने वाला है। इसलिए शांति से आराम से पढ़ो। बहुत सारे टॉपिक्स है जहां हम बहुत तेजी से निकल जाएंगे, लेकिन हम इतिहास और भूगोल में तेजी से निकलना भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं इसका आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट मिले, आप इसको पढ़ो तो आप जेपीएससी का पीटी भी बहुत प्यार से लिख के आओ और सारे क्वेश्चंस मक्खन के जैसे बन जाएंगे आपसे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे। तो अब हम जब ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की बात करते हैं, जो पूर्वी बहती नदियों की बात हम करेंगे, जो कि हमने यहाँ करी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर में, तो ईस्टर्न और साउदर्न में हमने ईस्ट ड्रेनेज सिस्टम, ये जो पूर्वी अपवाह तंत्र की बात करी, उसमें देखते हैं कि ईस्ट ड्रेनेज सिस्टम में ये जो पूर्व अपवाह तंत्र है, पूर्वी अपवाह तंत्र है, इसमें कौन कौन नदियां आती हैं। तो हमें इसमें किसकी नदी को पढ़ना है? हमें दामोदर को पढ़ना है, हमें बराकर को पढ़ना है, गुमानी को पढ़ना है, मोर या मयूराक्षी रिवर नदी को पढ़ना है, अजय नदी को पढ़ना है, ब्रह्मणी नदी को पढ़ना है। और हम थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर उठाते हैं, ये देखो बंसोई
बंसलोई नदी को पढ़ना है। तो हम जब ईस्ट ड्रेनेज सिस्टम को, जो पूर्वी अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, तो हम इसमें पढ़ेंगे दामोदर, बराकर, गुमानी, मयूराक्षी, अजय, ब्रह्मानी और बंसलोई। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मयूराक्षी को ही मोर नदी भी बोलते हैं। तो हमें 7 नदियों को पढ़ना है, किसमें? जब हम पूर्वी अपवाह तंत्र झारखंड का देखेंगे। उस तरह से जब हम दक्षिण पूर्व अपवाह तंत्र को देखेंगे, साउथ ईस्ट ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे, दक्षिण पूर्व अपवाह तंत्र को देखेंगे, तो हमें उसमें सिर्फ एक ही नदी को पढ़ना है, इसका नाम है सुवर्णरेखा नदी। ठीक है, उसी तरह से जब हम सिर्फ दक्षिणी अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, साउथ ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे, तो उसमें हम 2 नदी को पढ़ने वाला है। इसमें पहला है साउथ कोयल रिवर, दक्षिणी कोयल नदी, और दूसरा है शंख नदी। ठीक है, तो टोटल 7 2 9 1 10, मतलब ईस्टर्न और साउदर्न ड्रेनेज सिस्टम, मतलब साउथ ईस्टर्न या बोलो तो पूर्वी दक्षिणी, ये जो आपका अपवाह तंत्र या बहती हुई नदियां हैं, इसमें को जो हमने डिवाइड किया था ईस्ट में, साउथ ईस्ट और साउथ में, इसमें टोटल हमको इसमें कितना पढ़ना है? 7 नदी पढ़ना है। इसमें हमको 1 नदी पढ़ना है और इसमें हमको 2 नदी पढ़ना है। टोटल हम यहाँ देखें तो हमें 10 नदियाँ पढ़नी है इस ईस्टर्न साउथ फ्लोइंग रिवर, इस ड्रेनेज सिस्टम में। ठीक है, तो 10 नदियों को पढ़ना। अब हम एक एक नदी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हम ऐसे ही खत्म करेंगे। तो पहले देखो, इसका डिवीजन तो आपने देख लिया कि ईस्टर्न या साउदर्न फ्लोइंग रिवर को हमने 3 भाग में बांटा। अब नॉर्दर्न फ्लोइंग रिवर का डिवीजन देख लेते हैं, फिर हम नदियों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो उत्तरी बहती नदियां हैं, इसको भी हमने, नॉर्दर्न फ्लोइंग रिवर जो है, उत्तरी बहती नदियां जो है, इसको भी हमने 2 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट क्या है कि उत्तर पूर्व अपवाह तंत्र, ये जो है पहला, जो उत्तर बहती नदियां हैं, इनको भी हमने 2 ड्रेनेज सिस्टम, 2 अपवाह तंत्र में बांटा है। एक जो उत्तर पूर्व अपवाह तंत्र है और दूसरा है उत्तर या गंगा जल अपवाह तंत्र। देखो, उत्तर पूर्व कहने का मतलब हुआ, एक चीज समझ लो, कहीं ऐसा ना हो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ चीजों में। देखो, यही समझना हम थोड़ा बता रहे हैं। अगर मान लो ये झारखंड का हमारा मैप है, जो इधर नदी बहेगी वो कहलाएगी उत्तर बहती नदी, जो इधर बहेगी वो कहलाएगी दक्षिण बहती नदी, जो इधर बहेगी वो कहलाएगी पूरब बहती नदी। ये रहा दक्षिण, ये रहा उत्तर, और जो इधर बहती नजर आएगी उसे हम बोलेंगे पश्चिम। ठीक है, अब जो इधर बह जाएगी वो क्या हो जाएगा? ये उत्तर है, पूरब है, तो नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये रहा ईस्ट, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा वेस्ट। तो जो इधर बहेगी नॉर्थ ईस्ट नदी, जो इधर बहेगी साउथ ईस्ट, जो इधर बहेगी साउथ वेस्ट, जो इधर बहेगी नॉर्थ वेस्ट। तो इसी तरह से हमने ये जो बांटा है ना, ईस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम, जो ईस्ट की तरफ प्रवाहित नदियां हैं, इस तरफ। ठीक है, जो इस तरफ प्रवाहित नदियां हैं। दक्षिण पूर्व अपवाह तंत्र, जो इस तरफ प्रवाहित नदियां हैं, जो इधर बहती हैं। दक्षिण अपवाह तंत्र, ये दक्षिण पूर्व था ना, तो दक्षिण पूर्व किधर हो जाएगा? ये रहा दक्षिण, ये रहा पूर्व, तो जो इधर बहती नदी है वो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, और ये दक्षिण, ये इधर हो जाएगा। कहने का मतलब पूरब इधर हो गया, दक्षिण इधर हो गया, दक्षिण पूर्व इधर हो गया। तो यही तीनों, ये जो ईस्टर्न पार्ट में था, हमने इसको ऐसे डिवाइड किया था। तो जब मैं बोलता हूं कि पूर्व अपवाह तंत्र, तो आपको समझ लेना ये वे सारी नदियां हैं जो पूरब की तरफ बहती हैं। जब मैं बोलता हूं दक्षिण अपवाह तंत्र, तो आपको समझ लेना कि वो सारी नदियां जो दक्षिण की तरफ बहती हैं। तो अगर हम झारखंड है, अगर हम अपने आप को झारखंड स्टेट कंसिडर करें, तो जितनी नदियां हमारे नीचे बहेंगी वो 2 हो जाएगी दक्षिण अपवाह तंत्र, जो इधर बहेगी वो पूर्व अपवाह तंत्र में चली जाएंगी, जो इधर वो पश्चिम, जो ऊपर होंगी वो उत्तर, और अगर ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व अपवाह तंत्र। तो इसी तरह से डिवीजन हुआ है। तो जो नॉर्दर्न पार्ट था, ये जो आपका नॉर्दर्न फ्लोइंग रिवर है, उत्तर में जितनी भी नदियां बह रही थी उसको भी हमने 2 अपवाह तंत्र में बांट दिया। पहले को बोला उत्तर पूर्व अपवाह तंत्र और दूसरे को बोला उत्तर या गंगा जल अपवाह तंत्र। अब ये गंगा जल अपवाह तंत्र क्यों बोला गया? Why that is called the Ganges drainage system? So the first one is north east drainage system and the other one is north or Ganges drainage system. उसको गंगा अपवाह तंत्र, जल अपवाह तंत्र या गंगेज ड्रेनेज सिस्टम इसलिए बोला गया क्योंकि आपका जितनी भी यहां से नदियां निकलती हैं ना, ये सब जाके गंगा में ही मिल जाती हैं। इसीलिए इस अपवाह तंत्र को गंगा जल अपवाह तंत्र भी बोलते हैं। मतलब ये सारी की सारी नदियां कहाँ मिलने वाली हैं? गंगा में जाके मिल जाने वाली है। ये तीसरी रेवाखंडा, ठीक है, ये अभी समाप्त नहीं हुआ है। सो ये हो गया। तो हमें जो नॉर्थ ईस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, जो उत्तर पूर्व अपवाह तंत्र, उसमें क्या क्या पढ़ना है? हमें उसमें पढ़ना उत्तर कोयल, दूसरा पढ़ना है कन्हर, तीसरा पढ़ना औरंगा, और चौथा पढ़ना है हमें तीसरा औरंगा और चौथा अमानत। तो हमें 4 नदियों को वहां पढ़ना है। किसमें? उत्तर पूर्व अपवाह तंत्र में, नॉर्थ कोयल, कन्हर, औरंगा और अमानत।
अब जब हम नॉर्थ या फिर बोलो तो गंगेज ड्रेनेज सिस्टम या उत्तर या गंगा जल अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे तो इसमें हमें किन किन नदियों को पढ़ना उसको आप देख लो। एक तो सोन नदी पढ़ेंगे, फिर हम फल्गु पढ़ेंगे, फिर हम उसरी पढ़ेंगे, फिर हम चानन या पंचानन पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे पुनपुन। तो इसमें 5 को पढ़ना है, मतलब 4 इधर और 5 इधर, 9 इधर पढ़ना है। तो 10 उधर और 9 इधर, कितना हो गया 19 नदियों के बारे में हमें पढ़ना है। और सबके बारे में तो नहीं, 19 के अलावा भी 2-3 मुख्य अलग अलग नदियां हैं जो एक्स्ट्रा है इनके अलावा, उनको भी देखना हमें। सो दिस चैप्टर इज क्वाइट बिग। सो आपको क्लियर कट आइडिया तो मिल गया होगा कि हमने ड्रेनेज अपवाह तंत्र को पहले बांटा ईस्टर्न और साउदर्न बहती नदियों में और नॉर्दर्न में। ईस्टर्न साउदर्न को हमने बांटा पूरब, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में, और फिर हमने उत्तर वाली ये जो है इनको बांट दिया किसमें, उत्तर पूर्व अपवाह तंत्र या उत्तर या गंगा जल अपवाह तंत्र में। तो इसमें 4 हो गई, नॉर्थ कोयल हो गया, इसमें कन्हर हो गया और औरंगा हो गया और अमानत हो गया। यहाँ आपका क्या क्या हो गया, सोन, फल्गु, उसरी, चानन, इसी को आप बोलते हो पंचानन, और लास्ट में पढ़ेंगे पुनपुन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा पहला नदी था, कौन सा, दामोदर से स्टार्ट करते हैं। आज का पूरा लेक्चर में हम यहाँ बांसलोई तक पढ़ेंगे, बाकी सब छोटे छोटे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो हम दामोदर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने स्लाइड को 2 बार बनाया है लेकिन मैंने दोनों को नहीं मिटाया है। कुछ पॉइंट्स दोनों में ठीक है, कुछ कॉमन भी है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, ठीक है। सो आप देख लो। तो अब हम बात करने लगे दामोदर की। तो जहां तक दामोदर की बात है तो देखो दामोदर का पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि रिवर दामोदर इज द लॉन्गेस्ट एंड मेन रिवर ऑफ झारखंड। झारखंड की दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी और मुख्य नदी है। मतलब दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी और मुख्य नदी है। ये पॉइंट को आपको याद कर लेना है। हर चीज को मैंने पॉइंट में दिया है। और ये जो है ना रेड ब्लैक ये सब अरेंज करने में इट टेक्स मी ए हेल लॉट ऑफ टाइम। यू विल नॉट बिलीव कितनी मेहनत पड़ती है एक स्लाइड को क्रिएट करने में, इस तरह से आप लोग को देने में। लेकिन मुझे विश्वास है कि आज मैं जो आपको अपवाह तंत्र बताऊंगा ना तो आपको नदियों का पूरा ज्ञान हो जाएगा झारखंड में। फिर आपके क्वेश्चंस यहां से नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो चलो दामोदर के बारे में क्या बोला मैंने कि दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी और सबसे मुख्य नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई 592 किलोमीटर है। कितना है, 592 किलोमीटर। तो ये पहला पॉइंट हो गया क्लियर कि दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी और मुख्य नदी है जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, 592 किलोमीटर नदी की लंबाई है, ठीक है। अब दामोदर का मतलब क्या होता है, इट मीन्स रोप अराउंड बेली। ये जो दामोदर शब्द है इसका मतलब क्या होता है, रोप अराउंड बेली, मतलब पेट के चारों ओर जैसे रस्सी लपेटी होती है ना, तो दामोदर का मतलब क्या होता है, उधर तो पेट ही होता है, तो पेट के अराउंड लपेटी हुई रस्सी, इस शब्द का मीनिंग यही है। अब देखो इट ओरिजिनेट्स नियर चंदवा इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट। ये इनकम्प्लीट है, इस पॉइंट को मैंने आगे चेंज किया, अभी आप इसको मत समझो, इसको हम बताएंगे आगे। देखो एक्चुअली ये चूल्हा पानी करके एक जगह है जो कि टोरी और चंदवा रीजन में पड़ता है, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां से निकलता है, ठीक है। चलो अब समझ लो ये कहां से निकलती है, तो चूल्हा पानी करके जगह है, चूल्हा पानी, जो कि टोरी और चंदवा रीजन में आता है, ठीक है। हिंदी में समझ ही रहो, टोरी और चंदवा, चंदवा रीजन क्षेत्र से, टोरी और चंदवा रीजन, जो टोरी और चंदवा क्षेत्र है वहां एक जगह है चूल्हा पानी, वहां से ये नदी निकलती है जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ है, ये रीजन कहाँ है, टोरी और चंदवा क्षेत्र कहाँ है, तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। वहां के भी बहुत स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ, चूल्हा पानी जगह से ये निकलती है। कौन सी नदी, तो दामोदर। दामोदर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, चूल्हा पानी, जो कि टोरी और चंदवा क्षेत्र में है, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट या जिला में पड़ता है, वहां से नदी निकलती है। इसके बारे में एक और पॉइंट बोला गया है कि इट इज रिच इन मिनरल रिसोर्स एंड ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बंगाल। अब हम दोनों बातों पर डिस्कशन करेंगे। ये रिच है मिनरल रिसोर्स में, मतलब ये खनिज संसाधनों से भरपूर है। आप देखना ये जो दामोदर बहती है, ये जो दामोदर है, देखो यहाँ पे दामोदर दिख रहा है। अगर हम झारखंड के प्रोस्पेक्टिव से बात करें, इसको छोड़ दो, मैंने बनाई ही है। अगर हम झारखंड के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो दामोदर नदी जहां से बहती है ना, वहां आपको बहुत ज्यादा खनिज संपदा मिलती है, ठीक है। जैसे कोयले के जितने भी खान है सब इसी के आसपास है, इर्द गिर्द हैं। तो ये बोल रहा है कि इट इज रिच इन मिनरल रिसोर्स, ये खनिज संसाधनों से भरपूर है और इसे बंगाल का सौरव मतलब बंगाल का दुख भी कहा जाता है। अब इसको समझो क्यों कहा जाता है, क्योंकि दामोदर में जब फ्लड आता है ना, दामोदर में जब फ्लड आता है तो वेस्ट बंगाल को बहुत तकलीफ हो जाती है। क्यों होती है अभी हम जस्ट आगे देखेंगे, पहले चीजों को समझते हैं तब हम जोड़ेंगे। तो इसमें जो याद रखने वाली बात थी कि सबसे लंबी नदी है
मुख्य नदी है, 592 किलोमीटर का लेंथ है। इसका मतलब है रोप अराउंड बेली, मतलब पेट के चारों ओर बंधी हुई रस्सी। निकलता कहाँ से है? तो चूला पानी जगह जो कि तोरी और चंदवा क्षेत्र में पड़ता है, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, इसका जो आसपास का क्षेत्र है जहाँ से दामोदर बहती है वो खनिज संपदा से बहुत लैस है। ठीक है, और इसे बंगाल का सौरव भी कहते हैं। खैर अभी तो नहीं कहते हैं, पर कहा जाता था, उसका भी रीज़न है, चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको भी छोड़ दो, इस स्लाइड को मैंने एक्स्ट्रा बनाया था। यहाँ देखो, यहाँ से आपको दामोदर सही से समझ में आएगा। तो देखो दामोदर, वो स्लाइड मैंने बोला, देखो मैं स्लाइड्स को कितनी बार चेंज किया हूँ आप लोग के लिए। ये पहले मैंने बनाया था, फिर मुझे कुछ और कंटेंट मिले तो मैंने उसे एक्स्ट्रा ऐड किया आप लोग के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब लेकिन मैंने दोनों कंटेंट हटाया नहीं है, अब दोनों को देख लो। तो दामोदर की बात मैंने क्या बताई कि दामोदर कहाँ से निकलता है? तो चूला पानी जो जगह है, चूला पानी जो टोरी और चंदवा क्षेत्र में पड़ता है, और किस जिला में पड़ता है? तो लातेहार जिला में, यहाँ से ये निकलती है। पहली बात होगी कंप्लीट। दूसरा बात है कि ये नदी, इसका मुहाना कहाँ है, इसका माउथ? तो भाई ये दामोदर जो है ये हुगली रिवर में जाके मिल जाती है। दामोदर, जैसे मैंने बोला कि बराकर मिलती है दामोदर में आके, वैसे दामोदर भी कहीं जाके मिलती है किसी बड़े रिवर में। किसमें मिलती है? हुगली में जाके मिलती है, जो कि हावड़ा, ये रिवर नहीं होगा, ये डिस्ट्रिक्ट होगा, जो कि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, हावड़ा जिला होगा ये। तो अगर मैं बोलूं कि दामोदर का मुहाना कहाँ है, तो मुहाना क्या होगा? मैंने क्या बताया था कि ये रिवर जब किसी दूसरे बड़े रिवर में जाके मिल जाती, ये नदी जब दूसरे बड़े नदी में जाके मिल जाती है, वो उसका मुहाना कहलाता है। तो दामोदर नदी जो है ये जाके हुगली नदी में हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो वही इसका मुहाना है। तो अब देखो ये हुगली में जाके मिलती है। यही बात मैं अभी वहां बोलते बोलते रुक गया कि इसे बंगाल का सौरव, बंगाल का दुख इसलिए कहा जाता था। बंगाल का काल या शोक जो भी बोलते हैं, सौरव वहां पे बंगाल का शोक बोलते थे, दुख नहीं होगा। सौरव बंगाल इसलिए बोलते थे, बंगाल का शोक दामोदर नदी को इसलिए बोलते थे कि जब दामोदर में बाढ़ आती थी ना, तो ये वेस्ट बंगाल में फ्लड लाता था बहुत सारे इलाकों में। क्योंकि ये देखो जाके मिल कहाँ रहा, हुगली में मिल रहा है, जो कि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में है। तो दामोदर में फ्लड आता, ये हुगली में जाके मिलता था, तो हुगली का ही पानी बढ़ जाता, और वेस्ट बंगाल के बहुत सारे एरिया में फ्लड आ जाते, बाढ़ आ जाते। इस कारण से वहाँ भीषण तबाही मच जाती थी बाढ़ की वजह से। सो इसलिए इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, ये बंगाल का दुख नहीं होगा, इसको चेंज कर लेना, ये शोक होगा। इसे क्या बोलते हैं? दुख नहीं होगा, ये बंगाल का शोक बोलते हैं इसे। शोक शायद ऐसे ही लिखा था हिंदी में, देख लेना आप लोग। चलो पॉइंट देखते आगे हम। अब मैंने बता दिया ओरिजिन चूला पानी है, इसका मुहाना कहाँ? तो ये हुगली में मिलती है, जो कि कहाँ पे है? हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो वेस्ट बंगाल में है। अब मैंने बताया था कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो 592 किलोमीटर। टोटल लंबी नदी की लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर। लेकिन ये झारखंड में कितनी बहती है? 290 किलोमीटर। झारखंड में इस नदी का लेंथ कितना है? तो 290 किलोमीटर। टोटल कितना है? 592 किलोमीटर। अब हम इसकी बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज की। ट्रिब्यूटरीज कहने का मतलब सहायक नदियों की, सहायक नदियों की बात करते हैं इसके हम। तो इस दामोदर की सहायक नदियां कौन कौन है? कहने का मतलब अगर दामोदर बह रहा है, ये हमारा दामोदर नदी है, तो कौन कौन नदी कहां कहां से इसमें जुड़ रही है, यही तो इसका ट्रिब्यूटरी हुआ ना, यही तो इसकी सहायक नदी है। तो एक हो गया बराकर, हम बराकर की भी चर्चा बाद में करेंगे। वैसे सबसे मुख्य ट्रिब्यूटरी यही है, सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर की यही है, पर अभी सिर्फ आप सहायक नदी याद करो, बाद में हम पॉइंट्स देखेंगे। तो अगर दामोदर की आपको सहायक नदियों के बारे में पूछा जाए या ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा जाए, तो पहला हो जाएगा बराकर, दूसरा हो जाएगा कैरी, तीसरा हो जाएगा बोकारो, चौथा हो जाएगा कोनर, पांचवा हो जाएगा बहरा, और छठा हो जाएगा जमुनिया। ठीक है, सो 6 ट्रिब्यूटरीज या फिर सहायक नदियां आपको याद रखनी है। किसकी? दामोदर की। बराकर, कैरी, बोकारो, कोनर, बेरा और जमुनिया, ये 6 इसकी नदियां हैं। सारे के सारे ट्रिब्यूटरी जो है सहायक नदियां मैंने लिख के लाया था, सो आपको याद कर जाना है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि दामोदर जो है उसका अपवास क्षेत्र कौन सा है, मतलब दामोदर जब बहता है तो किन किन क्षेत्रों में वो ड्रेनेज सिस्टम चालू कर देता है या फिर अपवाह तंत्र उसका काम करता है, किस किस क्षेत्र को वो कवर करता है। तो दामोदर लगभग किस किस क्षेत्र में अपना अपवाह तंत्र फैला के रखा है, वो है लातेहार, लोहरदग्गा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, धनबाद और गिरिडीह बोकारो। तो लगभग कितना हो गया? 3, 3, 6, 2, 8। तो लातेहार, लोहरदग्गा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, रांची और धनबाद, ये टोटल जो है इसका अपवास क्षेत्र है, ड्रेनेज एरिया है। किसका? दामोदर का। अब इसके बारे में 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा आप देखो। पॉइंट क्या है ये देखो
कि दामोदर के दो और नाम हैं। एक नाम तो आपका देव नदी हो गया, या कहीं कहीं देव भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो दामोदर का दूसरा नाम क्या हो गया, देव या देव नदी। और इसी को बंगाल का शोक, बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो दो नाम निकल के आ गए और दामोदर के, एक तो बंगाल का शोक और दूसरा देव नदी या देव। और ये किस किस क्षेत्रों से होकर बहता है, जो भाई जहां से बहेगा वहीं तो ड्रेन कर पाएगा, वही तो उसका अपवास क्षेत्र होगा। तो ये बहता है लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, धनबाद, गिरिडीह और बोकारो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस स्लाइड का पॉइंट। ये आपको जैसे मैं पॉइंट दे रहा हूँ वैसे वैसे याद रखना, वैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल निकल के आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। देखो इसमें मैंने पहली बात क्या बताई है कि इस नदी पे एक जलप्रपात भी है जिसका नाम है रजरप्पा। रजरप्पा वाटरफॉल, इसको आप बोलते हो रजरप्पा झरना। ये बनती कहाँ है, तो जहां दामोदर और भैरवी नदी मिलती है वहां पे ये वाटरफॉल है। मतलब ये जो रजरप्पा झरना है वो कहाँ बनता है, तो जहां दामोदर और भैरवी नदी दोनों मिलती है, वेयर दामोदर एंड भैरवी रिवर मीट्स। ठीक है, वेयर दामोदर एंड भैरवी रिवर मीट्स रजरप्पा वाटरफॉल फॉर्म्स, वहां पे ये रजरप्पा का झरना बनता है। अब देखो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि जब दामोदर में बाढ़ आती थी तो वेस्ट बंगाल में बहुत तबाही मच जाती थी। तो भारत का पहला जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत का जो पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बना, वो बना डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। हिंदी में कहें तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, पहली बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हो गया आपका परियोजना, मल्टीपर्पस हो गया बहुउद्देशीय योजना। बहुउद्देशीय योजना कहने का मतलब बहुत सारे उद्देश्य को से लेके, बहुत सारे उद्देश्यों को मिला के, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परियोजना बनाई गई थी। तो देखो हुआ क्या कि जैसे कि मैंने बताया कि दामोदर में अगर फ्लड आएगा तो वेस्ट बंगाल को तकलीफ हो जाती है, भाई बाढ़ बहुत हो जाता है। तो उस बाढ़ को रोकने के लिए, बेसिकली कंट्रोल करने के लिए, ये पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट स्वतंत्र भारत में बनाया गया था, जो कब बना, 7 जुलाई 1948 को। इसका नाम क्या दिया गया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी। डीवीसी मतलब दामोदर घाटी निगम। 7 जुलाई 1948 को बना और इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो कोलकाता में। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, कोलकाता में। ये स्वतंत्र भारत की पहली, याद रखना, पहली मल्टीपर्पस मतलब बहुउद्देशीय योजना परियोजना थी। तो भाई इसके उद्देश्य क्या क्या थे, अगर ये बहुउद्देशीय परियोजना थी तो इसके उद्देश्य क्या क्या थे, 3 मुख्य उद्देश्य थे। मैं बता रहा हूँ, इसमें मैंने नहीं दिया है, यहाँ बता रहा हूँ, लिखो। आप लोग जब नोट्स देखते हो तो लिखते हो ना, लिखा करो, बहुत सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा निकल के आते हैं। सो ऐसा नहीं कि मैं स्लाइड में आई कैन नॉट प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस स्लाइड, हम सब कुछ इस स्लाइड में लिख नहीं पाएंगे, तो बहुत चीज़ें दिमाग से निकलेंगे, वो बताता चलूँगा। तो देखिए ये जो परियोजना बनी, इसका मुख्य लक्ष्य क्या क्या था। पहला, फ्लड कंट्रोल, इसको बोलते हैं बाढ़ नियंत्रण। मैं हिंदी में ही बताता चल रहा हूँ, बाढ़ नियंत्रण। दूसरा, टू प्रोवाइड इरिगेशन, इरिगेशन करने का मतलब क्या हुआ, सिंचाई का साधन प्रोवाइड करता है, सिंचाई साधन। देखो, इरिगेशन प्रोवाइड करना मतलब सिंचाई के साधन के रूप में भी यूज किया जाए। फ्लड कंट्रोल मतलब बाढ़ नियंत्रण में काम किया जाए। और तीसरा है इसका पावर जनरेशन, कहने का मतलब है विद्युत उत्पादन। तो ये 3 मुख्य काम थे इस दामोदर वैली प्रोजेक्ट के, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना था, जो कि 1948 में कंप्लीट हुआ, 1948 में बना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। ठीक है, कोलकाता में हुआ। अब हम देखते हैं कि इस दामोदर रिवर में बांध कौन कौन से हैं। तो पहला तो देखो पंचेत है। अगर आपने मेरा नो योर स्टेट का पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया है कि भाई पहला जो 2 इंपॉर्टेंट मुख्य बांध इस रिवर पे है, वो एक है पंचेत और एक है तेनुघाट। पंचेत जो है सबसे लॉन्गेस्ट डैम है झारखंड का, सबसे लंबी बांध कौन सी है, तो पंचेत है। और सबसे ऊंची बांध कौन सी है, तो तेनुघाट है। तो ये दोनों कहाँ है, तो ये दोनों दामोदर पे है। तो अगर मैं स्लाइड को थोड़ा एक्स्ट्रा लूँ, चलो यहाँ देखो, डैम्स की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो आप याद रखो कि ये रहा दामोदर रिवर पे जो सब 2 महत्वपूर्ण डैम है, एक है पंचेत। ये क्या है, ये पंचेत डैम जो है वो क्या है, पंचेत बांध जो है, डैम हिंदी में इसको बोलते हैं बांध।
ये पंचेत बांध जो है ये लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है, मतलब सबसे लंबी बांध है झारखंड की, याद रखना सबसे लंबी। दूसरा बांध है तेनूघाट, तेनूघाट, ठीक है, ये क्या हो गया तेनूघाट। और तेनूघाट जो है वो सबसे हाईएस्ट है, मतलब सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा बांध है। तो ये दो बात तो पहले आप याद रखो कि दामोदर पे दो बांध, एक पंचेत और एक तेनूघाट। पंचेत लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा बांध है झारखंड का, और तेनूघाट सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा बांध है। इसके अलावा दो बांध और है जो मैं आपको यहाँ लिख के लाया हूँ, बता रहा हूँ आपको। एक है बेरमो बांध जो कि बोकारो में है, और एक है अय्यर डैम बांध, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी मुझे भी। तो जो बेरमो डैम है जिसे कि आप बेरमो बांध बोलते हो, बोकारो में है। एक और है अय्यर डैम जो कि ये भी बोकारो में है। तो यहाँ टोटल 4 डैम्स की हमने बात करी, पंचेत और तेनूघाट। पंचेत सबसे लंबी, तेनूघाट सबसे ऊंची बांध है झारखंड का, ये दोनों दामोदर पे है। तीसरा बेरमो बांध है जो कि बोकारो में है, और चौथा अय्यर बांध है जो कि बोकारो में है। और ये पंचेत कहाँ है, तो धनबाद में है। ये पंचेत डैम जो है, पंचेत बांध कहाँ है, धनबाद में है। इसके अलावा 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा लो। ये सब मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो इस दामोदर रिवर के किनारे आसपास हैं, उसमें क्या है कि जो मुख्य महत्वपूर्ण उद्योग जो इस नदी के किनारे आसपास बसा है, उसमें से एक है बोकारो स्टील प्लांट और दूसरा है झरिया कोल माइंस। ये दोनों का नाम आप लोग याद रखना, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि BSL जो बोकारो स्टील प्लांट है और झरिया कोल माइंस, ये दोनों जो है इस नदी के आसपास ही हैं, जो कि महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में जाने जाते हैं। एक और पॉइंट देख लो आप कि दामोदर रिवर बेसिन इज रिच इन कोल रिसोर्स। देखो आपको पता है कि दामोदर रिवर घाटी जहां निकलती है, बहुत सारे कोल के खदानें उपलब्ध हैं, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने कि दामोदर रिवर बेसिन इज रिच इन कोल रिसोर्स। दामोदर नदी बेसिन कोयला संसाधनों से समृद्ध है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे हमारा दामोदर का कहानी खत्म होगा। एक पॉइंट जो बच गया कि आपको हम बताएं दामोदर का फ्लो कहाँ से कहाँ तक है, ये समझ लो, ये बड़ा जरूरी है। देख लो कहाँ से कहाँ तक है, इसके लिए थोड़ा इसको ऊपर उठाते हैं, तब आपको हम समझा पाएंगे। चलो अब देखो दामोदर का फ्लो कौन सा है। मैंने आपको बताया कि दामोदर निकलती कहाँ से है, तो चूला पानी जगह जो है, जो कि टोरी और चंदवा क्षेत्र में है, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये रहा लातेहार डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से दामोदर निकला, ठीक है, यहाँ से होते हुआ रामगढ़ से होता हुआ, देखो यहाँ बोकारो, यहाँ एक बांध भी है, यहाँ से निकला बोकारो स्टील सिटी होते हुए, यहाँ से धनबाद होते हुए, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा ऊपर चढ़ाओ, ऐसे ये निकल जाता है कहाँ, वेस्ट बंगाल में, और जाकर मिल जाता है कहाँ, हुगली में। ये देखो ये हुगली आ रही है, ये देखो ये हुगली आ रही है, जाके यहाँ मिलता है। ये जो ब्लू वाला देख रहे हो ना, यही एक्चुअली फ्लो यही है। ये जो देख रहे हो ना, ये है रिवर का फ्लो, हम बस आपको दिखा रहे थे। ये देखो ये दामोदर यहाँ से जा रही है, यहाँ पे एक बांध भी है बोकारो में, जो मैंने बताया आपको, 2 कौन कौन बताया, एक तो अय्यर बताया, और दूसरा क्या नाम था उसका, दूसरा नाम क्या था उस डैम का, बेरमो, सॉरी बेरमो, मुझे बैरो याद था इसलिए मैं बोल नहीं रहा था, बेरमो। तो 2 जो बांध है, एक आपका अय्यर और बेरमो बांध, तो उसमें एक बांध यहाँ पे है। और ये देखो अगर आप सही से देखोगे तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो ब्लू कलर देख रहे हो ना आप, ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हो, ये देखो ये रहा नदी, और इधर से ये हुगली आ रही है, और ये जाके यहाँ देखो वेस्ट बंगाल, आसनसोल दिख रहा है ना आपको, ये वेस्ट बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। तो ये हुगली में जाके मिलती है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो इसका फ्लो जो है यही है। तो झारखंड में ये रिवर कैसे फ्लो करती है, यहाँ से निकलती है टोरी या फिर चंदवा रीजन जिससे आप बोलते हो, और एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो चूला पानी जो जगह है, चूला पानी जो कि लातेहार में है, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ लातेहार है, ये लातेहार है, तो यहाँ से निकलती है। इसका फ्लो कुछ ऐसा है, इधर से आ रही है ये हुगली, ये कौन सी आ रही है, हुगली आ रही है, और ये जाके मिल जाती है वेस्ट बंगाल में, वहाँ आप देख सकते हो कि वहाँ मिल रही है। और यही जाके ना जब इसमें बाढ़ आता था ना, तो यहाँ वेस्ट बंगाल में तबाही मचाता था, ठीक है। तो ये देखो दामोदर का फ्लो रहा। दामोदर के बारे में जितनी भी बातें थी जो एग्जाम में आते हैं, जो पॉइंट्स थे मैंने सब बता दिए, जितना पॉइंट मैंने बताया सब याद रखना, ठीक है। ये सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज तो खासकर याद रखना, बराकर जो इसके मुख्य ट्रिब्यूटरी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं नॉर्मली आपको मैप में बताऊं, झारखंड के मैप में अगर मैं आपको बताऊं बातें, तो देखो ये कुछ ऐसे निकल के आएगी झारखंड के मैप में। ये देखो दामोदर ऐसे फ्लो करता है, तोरी चंदवा यहाँ लिखा हुआ है,
लातेहार डिस्ट्रिक्ट में ये रहा दामोदर, ये देखो ये दामोदर नदी का फ्लो है। मैं ब्लैंक मैप में भी आप लोग के लिए बना के लाया, मैं तो वहां आपको दिखा ही रहा था, मैं इसको छोड़ सकता था, लेकिन नहीं, ब्लैंक मैप में जब तक आप मैपिंग करना नहीं सीखोगे, आप भरना नहीं सीखोगे, एग्जाम आपको समझ डेवलप नहीं होगी, आपको खुद से एक बार भरना होगा। जैसे मैंने बता दिया कि झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट को आप फिलअप करो ब्लैंक मैप लेके, तो जितने भी रिवर्स फ्लो कर रहे हैं देखो मैंने सब का सब भर के आपको बताया है कि देखो ऐसे ऐसे कहानी निकलेगी, ठीक है। तो ये देखो दामोदर है, तोरी चंदवा से निकला, ये ऐसे फ्लो किया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं रिवर बराकर। अब रिवर बराकर के बारे में देखो क्या बोला है कि ये रिवर कहाँ से निकलती है, पद्मा से निकलती है जो कि हजारीबाग में है, पहला पॉइंट क्लियर। ये हजारीबाग पठार से पद्मा के पास से निकलती है, नॉर्मली पद्मा से निकलती है जो कि हजारीबाग में है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये मुख्य ट्रिब्यूटरी है, मेन सहायक नदी है किसकी, दामोदर की। ये दामोदर की मुख्य सहायक या कहूं तो सबसे बड़ी सहायक नदी है, या कहूं तो सबसे बड़ी, ठीक है, या फिर बोलो तो सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना कि बराकर जो है पद्मा हजारीबाग से निकलती है, पहला पॉइंट। दूसरा कि ये दामोदर नदी की सबसे बड़ी, सबसे लंबी या मुख्य सहायक मेन ट्रिब्यूटरी है। दिस वन इज द मेन ट्रिब्यूटरी और लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, ये कहां मिलती है, इसका मुहाना कहां है, तो इट इमर्जेस इन दामोदर नियर। मैंने पहले ही बोला कि बराकर जाके दामोदर में मिलती है, मैं शुरू से बता रहा हूं आपको, ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी कहने का मतलब बराकर आ रही हो कि दामोदर जा रहा हो, कहीं तो लोग मिलेंगे ना। तो अगर ये कहीं मिलेंगे इसका मतलब क्या है कि ये कहां मिल रहे हैं, तो जहां मिलेंगे वही इसका मुहाना हो जाएगा। तो ये देखो मिल कहां रहे हैं, तो अगर बराकर का मुहाना पूछा जाए तो कहां होगा, तो ये जहां मिलते हैं, तो ये मिलते कहां, ये पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के दिसरगढ़ के पास दामोदर में विलीन हो जाता है, मतलब मिल जाता है। तो दिसरगढ़ जो कि बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है, यही मुहाना हुआ किसका, बराकर का, क्योंकि बराकर यहीं जाके दामोदर में मिलता है, ठीक है। तो बराकर दामोदर में कहां मिलता है, तो बर्धमान जिले के दिसरगढ़ के पास, जो कि दामोदर में जाके मिल जाता है, विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये उसका मुहाना हुआ। मुहाना क्या हुआ, दिसरगढ़ जो कि बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चौथा देखो, अब जैसे बराकर जो है, देखो ये बराकर था, ये बराकर था और ये दामोदर था। तो बराकर नदी जैसे दामोदर नदी के लिए सहायक नदी के रूप में साबित होती है, वैसे बराकर नदी को भी तो कोई सहायक नदी होगी, उसकी भी तो कोई सहायक नदी होगी, इस नदी को भी तो ऐसे देखो, देखो ये रहा बराकर और ये रहा दामोदर। तो जैसे ये बराकर नदी, बी फॉर बराकर और डी फॉर दामोदर, समझना, जैसे ये बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है, तो बराकर की भी तो कोई सहायक नदी हो सकती है ना। मान लो कोई नदी इसको यहाँ जोड़ी, कोई यहाँ आके मिल गई, यहाँ आके मिल गई, तो ये सब नदी मान लो ए बी सी सहायक नदी किसकी हुई, बराकर की, और ये बराकर सहायक नदी किसकी हुई, दामोदर की। तो वैसे ही बता रहा है कि दो सहायक नदी जो कि बराकर की सहायक नदी है, कौन कौन है, उसरी और बरसोटी है। कौन कौन है, उसरी और बरसोटी है। ये दोनों नदी बराकर नदी की सहायक नदी है, मतलब ट्रिब्यूटरीज हैं। उसरी एंड बरसोटी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ बराकर रिवर। अब देखो, जो डीवीसी, जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था, जो कि 1948 में कंप्लीट हुआ, उसमें जो पहला बांध बना ना, वो बांध बना था कौन सा, तिलैया डैम, तिलैया बांध बना था। वो कहाँ बना था, तो बराकर पे बना था। याद रखना कि डीबीसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो पहला बांध का कंस्ट्रक्शन हुआ वो तिलैया बांध था, जो कि बराकर रिवर पे बना। और अभी तिलैया बांध है कहाँ, तो कोडरमा जिले में है। कहाँ है, कोडरमा जिला में है। ये पॉइंट हो गया क्लियर, समझ में आ गया। अब चलते हैं लास्ट दो पॉइंट पे, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। चलो इस पॉइंट को देखो, तो ये पॉइंट बोल क्या रहा है। जब मैंने आपको बताया कि दामोदर, तो मैंने 4 डैम की चर्चा करी, पंचेत, तेनुघाट, बेरमो और अय्यर। अब हम बराकर की बात करें तो बराकर पे 2 महत्वपूर्ण डैम है। एक तो आपका हो गया तिलैया जो मैंने बोला, दूसरा हो गया मैथन। तो मैथन और तिलैया, तो एक तो तिलैया डैम आप याद रखो, दूसरा मैथन डैम आप याद रखो, तीसरा एक और है बलपहाड़िया डैम, बलपहाड़ी डैम या बलपहाड़ी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो 3 डैम इस रिवर पे है, इस बराकर पे नदी पे है, आप याद रखना। पहला हो गया तिलैया, दूसरा हो गया मैथन। तिलैया कोडरमा में है, मैथन धनबाद में है, और ये बलपहाड़ी जो है, ये बलपहाड़ी डैम, इसका भी नाम आप याद रखोगे। अच्छा, इस बराकर नदी की लंबाई कितनी है, 225 किलोमीटर, इसको भी याद रखना है। उसका कितना था, 592 दामोदर का लंबाई था, लेकिन झारखंड में कितना था, 290 था। और इसका टोटल कितना है, तो इसका टोटल लंबाई 225 किलोमीटर है।
अब अगर हम इसके ड्रेनेज एरिया की बात करें, इसके अपवास क्षेत्र की बात करें, किन किन क्षेत्रों में इसका ड्रेनेज सिस्टम फैलता है या किसको कवर करता है, तो उसमें हो जाएगा हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह। 3 हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह इसका अपवास क्षेत्र है, किसका? बराकर का, या फिर बोलो तो ड्रेनेज एरिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका, ये तीनों मैंने आपको बता दिया। चलते हम बराकर से निकलते हैं, इतनी ही पॉइंट इसमें जरूरी थे। अब देखो, अब हम दिखाते हैं हमको बराकर कैसे बहता है और दामोदर में मिलता कहाँ है। देखो बराकर जो है ना ऐसे फ्लो करता है, ये ब्लू देख रहे हो आप, ये ब्लू लकीर आपको दिख रही है, मुझे पता नहीं, मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो, ये बराकर है, ये इधर से आया और ये दामोदर इधर से जा रहा है और ये जाके यहाँ, ये देखो यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ मिल जाता है और फिर ऐसे वेस्ट बंगाल में बह जाता है। मिलता भी तो वहीं है, मिलता भी दामोदर से कहाँ है? वेस्ट बंगाल में ही है। ये देख रहे हो ना, आसनसोल के पास का इलाका है, ये आसनसोल लिखा हुआ वेस्ट बंगाल का इलाका है। तो ये रहा हमारा बराकर, जो कि पैरेलली लमसम बहता है किसके? दामोदर के, और ये जाके कहाँ मिलता है? हुगली डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है, वेस्ट बंगाल में, वही इसका मुहाना बनता है। तो ये देखो ऐसे आया बराकर, ऐसे गया दामोदर, ये यहाँ देख रहे हो वेस्ट बंगाल के पोर्शन में, यहाँ जाके कन्वर्ज कर गया और ये मिल गया, यही इसका मुहाना बनता है। ठीक है, तो ये रहा हुगली का, सॉरी ये रहा बराकर का फ्लो कैसे बहती है, ये रहा दामोदर नदी का फ्लो ये कैसे बहती है। आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर। ओके, चलो आगे देखो। अब देखते हैं रिवर गुमानी, रिवर गुमानी की हम बात करते हैं। तो गुमानी नदी है तीसरी, तो हम इसको देखते हैं। इट ओरिजिनेट फ्रॉम राजमहल हिल्स ऑफ साहिबगंज, ये साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के राजमहल हिल से निकलती है। ये गलत ट्रांसलेशन है, इसको भूल जाओ, इसको हम ठीक करवा के देंगे। ये कहाँ से निकलती है? तो ये साहिबगंज जिला से, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के जो राजमहल हिल्स हैं, ये साहिबगंज जिला का जो राजमहल हिल्स है वहाँ से ये निकलता है। इसका ओरिजिन कहाँ है? राजमहल हिल्स ऑफ साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, इसकी जो सहायक नदी है, उसमें से एक नाम याद रखना है, इसका नाम है मेराइल। किसकी? गुमानी की जो सहायक नदी है, इस नदी के सहायक नदियां हैं मेराइल, एक ही नाम में याद रखना। और ये इसका माउथ कहाँ है? ये इसका माउथ कहाँ है? तो ये जाके रिवर गंगा मिल जाता है वेस्ट बंगाल में। इसका मुंह गंगा नदी पश्चिम बंगाल है, कहने का मतलब ये जो रिवर गुमानी है ये वेस्ट बंगाल में जाता है, पश्चिम बंगाल में जाता है और गंगा में मिल जाता है। तो इसका मुहाना कहाँ है? जहाँ ही गंगा में मिलता है। गंगा में कहाँ मिलता है? तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो पर्टिकुलरली वैसा कोई प्लेस का नाम आपको याद नहीं रखना है, इसके बारे में 3 पॉइंट याद रखना है। ये गुमानी निकलती है कहाँ से? तो ये निकलती है राजमहल हिल से, जो कि साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, साहिबगंज जिले में है। दूसरा है कि इसकी जो सहायक नदी है वो है मेराइल, और तीसरा है कि इसका मुहाना कहाँ बनता है? तो वेस्ट बंगाल में, ये गंगा में जाके मिल जाता है। ठीक है, तो गुमानी बस यही 3 पॉइंट आपको याद रख लेना है।